अक्टूबर 2014 की वो काली रात, जब सोनीपत के गोहाना में पूरा शहर गहरी नींद में था, तब बैंक की दीवारें एक ऐसी साजिश की गवाह बन रही थीं जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 आम लोग, एक सुनसान मकान और एक 125 फीट लंबी वो सुरंग जिसने बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। कैसे गांव के 5 लोगों ने आधुनिक मशीन और इंजीनियरिंग को भी मात दे दी? क्यों मास्टरमाइंड ने रॉबरी के बाद अपनी जान दे दी? कैसे एक सुरंग बनी पुलिस के लिए सरदर्द? क्या इस रॉबरी के पीछे बैंक की लापरवाही भी छुपी हुई थी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के अन्न के कटोरे कहे जाने वाले हरियाणा से, जो अपने हरे भरे खेतों, हरियाणवी संस्कृति और कृषि व्यापार के लिए जाना जाता है। और इसी राज्य में बसता है सोनीपत जिला, जहां के गोहाना शहर में पंजाब नेशनल बैंक मौजूद है, जिसकी कई ब्रांचेस भारत के अलग अलग कोने में फैली हुई हैं और इसे भारत की सबसे बड़ी बैंक्स में शुमार किया जाता था। हरियाणा के कई लोगों के यहाँ अकाउंट्स थे जिनमें हजारों लाखों रुपए मौजूद थे। हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 27 अक्टूबर 2014 को कुछ ऐसा हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक की चर्चा भारत भर में होने लगी। 27 अक्टूबर को सुबह 9:30 पर बैंक के दरवाजे खुलते हैं और एम्प्लॉयज आना शुरू हो जाते हैं, जबकि सिक्योरिटी गार्ड तो तैनात थे ही। ये बैंक 1.5 दिन के बाद खुला था, जिसमें सैटरडे का हाफ था और संडे का हॉलिडे, और अब मंडे से स्टाफ काम पर वापस लौट आया था और अपना अपना काम शुरू करने की तैयारी कर रहा था। 9:40 के दौरान बैंक मैनेजर भी दस्तक देता है, क्योंकि उनके बिना स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा नहीं खुल सकता था। दरअसल स्ट्रांग रूम या कहे तो वॉल्ट वो लॉकर होते हैं जहां सोना, जेवर, पैसे, सारा कीमती सामान रखा जाता है। जब तक कोई सीनियर ऑफिसर वॉल्ट को नहीं खोलेगा, तब तक स्टाफ का कोई मेंबर अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए मैनेजर सुबह ही आकर वॉल्ट की तरफ कदम बढ़ाते हैं और जब दरवाज़ा खोलकर अंदर का नज़ारा देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि कई सारे लॉकर्स खुले पड़े थे। हालांकि उन पर ताला लगाकर रखा जाता था, लेकिन आज वो सारे ताले टूटे हुए थे और ज़मीन पर सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जबकि मैनेजर ने जिस तरह वॉल्ट को बंद किया था, वो सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग थी। ये सब देख उन्हें समझते देर नहीं लगती कि किसी ने बैंक में डाका डाल दिया है। इसलिए वो तुरंत शोर मचाकर स्टाफ को बुलाते हैं और पूरा स्टाफ भी इस नज़ारे को देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि इस वॉल्ट में करीब 350 तिजोरियां थीं, जिनमें से लगभग 77 से 86 लॉकर्स के दरवाजे खुले हुए थे। एम्प्लॉयज भी आसपास नज़र दौड़ाते हैं और उन्हें ज़मीन पर कुछ कागज़ के टुकड़े, बिखरा सामान और टूटे हुए ताले पड़े नजर आते हैं, जिससे अब यह साबित हो गया था कि बैंक में चोरी की सेंध लग चुकी है। इसलिए मैनेजर तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन घुमाते हैं और पूरी वारदात की जानकारी दे देते हैं। अब क्योंकि मामला बैंक से जुड़ा था, इसलिए पुलिस भी कोई लापरवाही नहीं बरतती और तुरंत एक टीम लेकर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ देर में जब पुलिस बैंक पहुंचकर हालात का जायजा लेती है और अच्छे से हर कोने को चेक करती है, तब उन्हें पता चलता है कि 86 लॉकर्स को तोड़ा गया है और उनके अंदर जितना भी पैसा और सोने चांदी के जेवर थे, वो सब गायब हो चुके हैं। जो लॉकर पहले कभी नोटों की खुशबू और जेवर की रोशनी से चमकते थे, अब वही लॉकर महज एक लोहे का डब्बा बनकर रह गए थे और डकैती के गवाह बन चुके थे। पुलिस ये देखकर दंग थी कि इतनी सुरक्षा के बाद भी रॉबरी कैसे हो गई, क्योंकि 86 लॉकर्स को खोलना कोई हंसी खेल नहीं था, बल्कि इस काम को करने में भी उनको कई घंटे लगे होंगे, क्योंकि चोरों के पास कोई चाबी नहीं थी जिससे वो आराम से लॉकर्स को खोल सके। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में लॉकर्स को खोला था और 86 लॉकर्स पर कट्टर और लोहे की रोड के निशान भी मौजूद थे। लेकिन ना तो बाहर का दरवाज़ा खुला था और ना ही ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने, खिड़की तोड़कर अंदर आने के निशान दिखाई दे रहे थे। इसलिए पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर रॉबर्स अंदर आए कैसे थे। यही जानने के लिए पुलिस बारीकी से स्ट्रांग रूम को चेक करती है। तब उनकी नज़र लॉकर के नीचे बने एक गड्ढे पर जाती है जो 2.5 फुट चौड़ा था, जिसे देख पुलिस समझ गई कि यहीं चोरों के बैंक में आने का रास्ता बना था। बैंक के बाहर पुलिस की कतार में खड़ी गाड़ियों को देखकर आसपास के लोग भी थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले पुलिस का काफिला इस तरह बैंक में नहीं आया था। इसलिए सबकी निगाह बैंक पर होती है और जल्द ही उड़ते उड़ते लोगों को भी पता चल जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक में चोरी हो गई है। ये सुन हर कोई हक्का बक्का रह जाता है और सबसे ज्यादा परेशान तो वो लोग होते हैं जिनके बैंक में खाते थे और उन्होंने अपना कीमती सामान बैंक की तिजोरियों में रखवाया था। इसलिए खबर फैलते ही राज्य भर में हड़कंप मच जाता है। एक तरफ जहां बाहर अफरा तफरी का माहौल था, तो वहीं अंदर टेंशन अपने चरम पर थी।
बैंक कर्मचारियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सामान थोड़ा बहुत नहीं था बल्कि बड़ी मात्रा में गायब हुआ था। और बैंक को ये भी जानकारी नहीं थी कि एक लॉकर्स में कितना कितना सामान रखा हुआ था। दरअसल बैंक में जब सामान रखा जाता है तो स्टाफ को ये नहीं बताया जाता कि कौन सा सामान कितनी कीमत का रखा गया है। बस उन्हें सामान रखने से मतलब होता है। एक लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, जिनमें से एक कस्टमर के पास होती है और दूसरी बैंक के पास। जब तक ये दोनों चाबियां मिलती नहीं हैं तब तक लॉकर खुल नहीं सकता है। बैंक सिर्फ सामान रखती है। ऐसे में अगर किसी का सामान चोरी हो भी जाता है तब भी बैंक उसका हर्जाना नहीं देती है। लेकिन अगर कोई फिर भी दावा करता है कि उसके 1 लाख या 2 लाख के जेवर रखे हुए थे तो उसे दावे के साथ कोई पुख्ता सबूत भी देना पड़ता है, ताकि बैंक को पता चल सके कि हाँ, दावा सही है। यही वजह थी कि जब सामान चोरी हुआ तो बैंक को पता ही नहीं था कि किस लॉकर में कितना सामान रखा हुआ है। इसलिए बैंक यूजर्स से ही पूछताछ की जाती है और सब अपने अपने लॉकर्स की डिटेल लेकर बैंक पहुंच जाते हैं। जब बैंक स्टाफ इन सभी लोगों के एस्टीमेट को चेक करके कैलकुलेट करते हैं तब खुलासा होता है कि मोटा मोटा 100 करोड़ रुपए का चूना लगा है। हालांकि चोरी बैंक से हुई थी, लेकिन नुकसान यूजर्स को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि बैंक इस आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन है, जिसके खिलाफ कस्टमर नहीं जा सकते हैं और ना ही बैंक से अपने पैसे वापस मांग सकते हैं। भले ही आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी की हो, लेकिन इसके साथ बैंक को एक और इंस्ट्रक्शन भी दिया था, जिसमें 7 पॉइंट्स को फॉलो करना जरूरी था। जैसे पहली है स्ट्रांग रूम की बनावट। इसमें स्ट्रांग रूम की दीवारें, छत और फर्श मजबूत कंक्रीट, आरसीसी और लोहे की छड़ों से बनाया जाना चाहिए। लेकिन गोहाना मामले में बैंक मैनेजर ने दावा किया कि फर्श 8 से 9 इंच मोटा था, जो उस समय के सुरक्षा मानकों के अनुसार था। हालांकि पुलिस जांच में पाया गया कि वो सिर्फ साधारण सीमेंट से बना हुआ था, जिसे आसानी से काटा जा सकता था। और यही हुआ भी। रॉबर्स ने फर्श को खोदकर एक सुरंग बना ली और पैसे, जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। दूसरा है लॉकर और चाबियों की सुरक्षा। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बैंक को सभी लॉकर की चाबियों पर बैंक या ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन कोड डालना जरूरी होता है, ताकि अगर चोरी हो भी जाती है तो बाद में कोड के जरिए उनकी पहचान की जा सके। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर चाबियों और लॉकर रूम की फिजिकल चेकिंग करनी होती है, ताकि किसी योजना के सफल होने से पहले ही उसे असफल किया जा सके। तीसरा है सीसीटीवी और अलार्म। सेंसिटिव एरियाज और लॉकर रूम के एंट्री गेट पर सीसीटीवी कैमरे और अलार्म लगाना मैंडेटरी था। इतना ही नहीं, लॉकर रूम में सिर्फ कुछ खास लोगों की एंट्री के लिए ही एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए था। 2014 में बैंक की जिम्मेदारी को लेकर नियम काफी धुंधले थे। उस समय बैंक अक्सर ये कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि वो लॉकर के अंदर रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर बैंक की लापरवाही, जैसे कमजोर फर्श, खराब सिक्योरिटी सिस्टम साबित होती है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है। ये सब इंस्ट्रक्शंस 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को दिए गए थे, जिनमें से कुछ इंस्ट्रक्शन पंजाब नेशनल बैंक ने फॉलो नहीं किए। हाई सिक्योरिटी वाले लॉकर रूम के फर्श के नीचे लोहे की मोटी चादर लगाई जाती है, ताकि ड्रिलिंग को रोका जा सके। लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि बैंक ने फर्श के नीचे ऐसी कोई सुरक्षा परत नहीं लगाई थी जिससे चोर आसानी से ऊपर आ गए। इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, जिससे यह पता नहीं चल सका कि चोरों ने अंदर घुसकर कितनी देर तक काम किया। उस समय बैंक में वाइब्रेशन सेंसर या घुसपैठ रोकने वाले मॉडर्न अलार्म, इंट्रूजन अलार्म नहीं थे, जो फर्श को काटने के दौरान होने वाले कंपन को पकड़ सकते थे। कस्टमर्स ने भी आरोप लगाया कि बैंक में रखे लॉकर लगभग 60 से 70 साल पुराने थे, जिन्हें आधुनिक गैस कटर और औजारों से काटना बहुत आसान था। यही वो सारी कमियां थीं जिन्होंने इस बैंक रॉबरी को सक्सेसफुल बनाने में मदद की। खैर, अब चोरी हो चुकी थी और कीमती सामान निकल चुका था, इसलिए अब पुलिस जांच आगे बढ़ाती है और चोरी किए हुए सामान को वापस लाने और चोरों को पकड़ने की जद्दोजहद में लग जाती है। स्ट्रांग रूम से फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए जाते हैं, जिसके जरिए रॉबर्स तक पहुंचा जा सकता था। इसके अलावा पुलिस उस गड्ढे को भी चेक करने का फैसला करती है, क्योंकि सिर्फ वहीं एक रास्ता नजर आ रहा था जहां से रॉबर्स ने स्ट्रांग रूम के अंदर एंट्री ली और चोरी करके भाग गए। जब पुलिस गड्ढे को ध्यान से देखती है तो उन्हें समझ आता है कि ये एक गहरी सुरंग है, जिसका दूसरा छोर कहीं और जाकर खुलता है। लेकिन कहाँ, ये जानने के लिए पुलिस इस सुरंग में उतरने का फैसला करती है, क्योंकि यही एक वो लीड थी जो चोर और चोरी के सामान तक पहुंचा सकती थी। इसलिए टीम के कुछ पुलिस ऑफिसर को तैयार किया जाता है और उन्हें सेफ्टी के लिए गन
रोशनी के लिए टॉर्च वगैरह दी जाती है, क्योंकि पुलिस को ये तो पता था कि ये सुरंग है, लेकिन कितनी लंबी है ये जानकारी नहीं थी। ये रास्ता खतरे से भरा हुआ था, कब कौन सा चोर हमला कर दे कहाँ नहीं जा सकता था। इसलिए पुलिस वालों की सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाता है और कुछ पुलिस वाले सुरंग के अंदर उतर जाते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। इस सुरंग की चौड़ाई करीबन 2.5 फीट थी, जबकि लंबाई करीब 100 फीट। कुछ मिनट तक चलने के बाद आखिरकार पुलिस वाले सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं, यानी सुरंग का रास्ता खत्म हो गया था और वो अपनी मंजिल पर आ चुके थे। जब पुलिस सुरंग से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो लोग एक घर में आ चुके हैं, यानी इस घर से सुरंग की शुरुआत हुई थी जो बैंक पर जाकर खत्म हुई, और दोनों के बीच की दूरी लगभग 100 कदम थी। ये जानने के बाद पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि खामोशी से वापस सुरंग में उतरते हैं और इसी रास्ते से बैंक की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि बैंक में अब तक यही खलबली मची हुई थी कि ये रास्ता कहाँ जाता है। कोई नहीं जानता था कि इस सुरंग का लास्ट पॉइंट एक घर है। यही बताने के लिए पुलिस वाले वापस बैंक आते हैं और अपने सीनियर ऑफिसर्स को पूरी बात बताते हैं। इसके बाद पुलिस की एक बड़ी टीम उस घर की तरफ दौड़ पड़ती है और बहुत ही एहतियात से घर के अंदर दाखिल होती है। पुलिस को लग रहा था कि शायद अंदर कोई बड़ा खतरा होगा या रॉबर्स में से कोई मौजूद होगा, लेकिन उनकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाती है, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। हर तरफ बस खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस ने चोरी का सामान मिलने की उम्मीद में पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन ना तो कोई रॉबर्स से जुड़ा सबूत हाथ लगा और ना ही चोरी से जुड़ा। जब पुलिस ने आसपास के लोगों से इस घर के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 5 सालों से यह घर वीरान पड़ा है, यहां कोई नहीं रहता। इस घर के मालिक का नाम था महिपाल, जिसने ना तो इस घर में किराएदार रखा था और ना ही खुद रहने आया था। उससे पहले भी यहां कोई नहीं रहा था। ये देख पुलिस को लगने लगा कि सुनसान घर देखकर ही लुटेरों ने इसे अपना निशाना बनाया, और सुरंग खोदने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इधर पुलिस डकैती की गुत्थी सुलझाने में लगी थी और दूसरी तरफ बैंक कस्टमर बैंक के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि किसी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बैंक में रखी थी तो कोई बेटी के दहेज के लिए पैसे जोड़ रहा था, जो अब लुटेरे लेकर फरार हो चुके हैं, और 100 करोड़ का आंकड़ा हर किसी को हैरान परेशान कर रहा था। ये इतना बड़ा अमाउंट था कि इसे हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रोबरी का टाइटल दे दिया गया। धीरे धीरे ये खबर सोनीपत से निकलकर पूरे हरियाणा में फैल गई और भारत भर में इसकी चर्चा होने लगी। न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस पर और दबाव बनने लगा। ये दबाव था केस को सुलझाने का, लुटेरों को ढूंढने का और नकदी जेवर जल्द से जल्द बरामद करने का। इसके लिए दिल्ली से पीएमओ के एक सीनियर ऑफिसर को सोनीपत के लिए रवाना किया जाता है, जिसका काम था हरियाणा की लोकल पुलिस के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करना। लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद भी पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती। इसी तरह एक दिन गुजर जाता है और अगला दिन आ जाता है, यानी 28 अक्टूबर। अब तक पुलिस के हाथ खाली थे, इसलिए अब हरियाणा के डीजीपी एक बड़ा फैसला लेते हैं और ऑफिशियल ऐलान करते हैं कि इस बैंक डकैती से जुड़ा सबूत जो कोई भी पुलिस तक पहुंचाएगा उसे इनाम के तौर पर पूरे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर हर कोई लालच में आ जाता है। एक तरफ जनता डकैतों के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाकर लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश करता है। पुलिस बैंक के आसपास जितने भी इलाके थे उन सबको अच्छे से खंगालती है और घरों में रहने वाले लोगों से, दुकानों पर बैठने वाले दुकानदारों से, हर किसी से पूछताछ की जाती है। साथ ही सैटरडे से मंडे तक के दौरान हुए फ़ोन कॉल्स को भी चेक किया जाता है, ताकि पता चल सके कि इस बीच कोई सस्पिशियस कॉल तो नहीं किया गया। इस एक उम्मीद में दर्जनों नंबर चेक किए जाते हैं, घंटों तक लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। ना तो मेहनत रंग ला रही थी और ना ही इनाम का लालच। और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। न्यूज़ रिपोर्टर्स की कतार लग गई थी। लगभग हर मीडिया चैनल इसी बैंक रॉबरी को कवर कर रहा था। इसी तरह 28 अक्टूबर का भी पूरा दिन निकल गया, लेकिन देर रात पुलिस के पास एक सस्पिशियस फ़ोन कॉल आया, जिसने इस पूरे केस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद की। दरअसल फ़ोन करने वाले को इनाम के 10 लाख रुपए की बात पता थी, इसलिए उसने पुलिस को कॉल कर बताया कि इस बैंक रॉबरी में जो 2 लड़के शामिल थे वो इस बैंक से करीब 5 किलोमीटर दूर रहते हैं और उनके गांव का नाम है कटवाल। इस शख्स ने उन 2 लड़कों के नाम भी बताए, जिनमें से एक था सुरेंद्र, जो पेशे से एक लैब टेक्नीशियन था और अक्सर इस खाली पड़े घर के आसपास घूमता हुआ देखा गया था, जबकि दूसरे का नाम था बलराज, जो सुरेंद्र का ही दोस्त था
और गांव में खेतीबाड़ी का काम करता था। हालांकि पुलिस को थोड़ा शक भी था कि कहीं उन्हें भटकाया ना जा रहा हो, लेकिन मुखबिर ने बताया कि खबर 100% पक्की है। ये सुनने के बाद अब पुलिस ने इन्हीं दोनों लड़कों को पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए इसी लीड को फॉलो किया जाता है। इसके बाद पुलिस एक टीम तैयार करती है और कटवाल गांव की तरफ निकल पड़ती है। वहां जाकर जब पुलिस सुरेंद्र और बलराज के बारे में पूछताछ करती है तो गांव वाले उन्हें पूरी जानकारी दे देते हैं, बल्कि उनके घर तक भी ले जाते हैं जहां सुरेंद्र और बलराज अपने अपने घरों में मौजूद थे। पुलिस जब इन्हें देखती है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि यही वो दो लड़के हैं जिनके बारे में मुखबिर ने बताया था। इनकी कदकाठी, हुलिया, सब कुछ वैसा ही था जैसा मुखबिर ने खबर दी थी। ये दोनों पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं, जिससे पुलिस का शक और यकीन में बदल जाता है। अब पुलिस नरमी नहीं बरतती, बल्कि सख्ती से सवाल जवाब करती है, और पुलिस के सख्त रवैया के सामने सुरेंद्र और बलराज टिक नहीं पाते और कबूल कर लेते हैं कि हाँ, वो दोनों भी पंजाब नेशनल बैंक की रॉबरी में शामिल थे। लेकिन उन दोनों ने ही ये डकैती नहीं डाली, बल्कि इनके अलावा और भी लोग इस रॉबरी में इन्वॉल्व थे। लेकिन वो थे कौन? जब यही सवाल पुलिस उनसे पूछती है तो वो अपने 3 साथियों का भी नाम डिस्क्लोज कर देते हैं, जिनमें पहला है महिपाल, दूसरा राजेश, तीसरा सतीश। ये तीनों रॉबरी के बाद कटवाल गांव में ही छिपकर रह रहे थे और यहीं के निवासी थे। पुलिस जब सुरेंद्र और बलराज से उनके ठिकाने के बारे में पूछती हैं तो दोनों उन्हें गांव के दूर दराज एरिया में ले जाते हैं, जहां ईंट भट्टे बने हुए थे और इन्हीं के नीचे अंडरग्राउंड होकर सतीश रह रहा था। पुलिस को सतीश तो मिल जाता है, लेकिन महिपाल और राजेश पुलिस के हाथ नहीं लगते। तलाशी के दौरान पुलिस को ईंट भट्टे से 10 किलो सोने चांदी के आभूषण भी मिलते हैं और साथ ही 60,000 रुपए कैश भी मिलते हैं जो सुरेंद्र के पास थे। पुलिस इस पूरी रकम को अपने पास रख लेती है और राजेश के साथ साथ महिपाल की भी तलाश में जुट जाती है। लेकिन अगली दोपहर यानी 29 अक्टूबर को पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुन हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल दोपहर को एक शख्स पुलिस को फोन करता है और बताता है कि गोहाना पानीपत हाईवे के पास एक सस्पिशियस कार काफी घंटों से खड़ी है। उसके अंदर कोई मौजूद है, लेकिन कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। ये देख पुलिस का शक महिपाल और राजेश पर जाता है। इसलिए पुलिस सूचना मिलते ही हाईवे के पास पहुंच जाती है और जब उसके दरवाजे को जबरन खोलकर अंदर देखा जाता है तो वहां महिपाल का शव मौजूद होता है, जिसकी सांसें थम चुकी थीं और ये डेथ खुदकुशी की तरफ इशारा कर रही थी। महिपाल ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसे कानून का डर और बदनामी का खौफ सता रहा था, जबकि इस पूरी रॉबरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि महिपाल ही था। इसलिए उसे लगा कि उसे ही सबसे कड़ी सजा मिलेगी और बदनामी भी होगी। यही वजह थी कि उसने ये कदम उठाया। गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन राजेश अब भी फरार था, जिसे पकड़ने की कोशिश में पुलिस दिन रात लगी रही। साथ ही सुरेंद्र, बलराज और सतीश के जरिए पुलिस को इस पूरी रॉबरी का प्लान समझने में मदद मिली। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि महिपाल सतीश का जीजा था। दोनों साले बहनोई पानीपत में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते थे। इस फील्ड में दोनों सालों से थे, इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन शायद वक्त और किस्मत उनके साथ नहीं थी, इसलिए एक डील के दौरान इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे उभरने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। हालांकि दोनों ने इस नुकसान की भरपाई करने के कई तरीके सोचे, लेकिन अफसोस कोई तरीका काम नहीं किया, जिससे दोनों काफी परेशान रहने लगे। तब महिपाल के दिमाग में पंजाब नेशनल बैंक का ख्याल आया, जो उसके घर से 100 कदम की दूरी पर थी। दरअसल महिपाल का घर एक विवादित संपत्ति थी और महिपाल ऐसी ही प्रॉपर्टीज का सौदा करता था जिससे उसे बहुत मुनाफा होता था। ये घर भी उसने मुनाफे के लिए ही खरीद लिया था, जो 5 साल से खाली पड़ा था। महिपाल ने इसी घर को बैंक रॉबरी का अड्डा बनाने का फैसला किया, क्योंकि इस शॉर्टकट तरीके से आसानी से नुकसान की भरपाई हो सकती थी और पंजाब नेशनल बैंक को लूटकर उन्हें भी बहुत मुनाफा मिल सकता था, जिससे वो एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते थे। इसलिए ये बैंक रॉबरी उन्हें एक क्राइम से ज्यादा गोल्डन चांस की तरह लगती है। महिपाल जब ये पूरा प्लान सतीश को बताता है तो शुरू में उसे भी पकड़े जाने का डर सताता है, लेकिन जब लालच का मन में बसेरा होता है तो वो भी इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अब रॉबरी का आइडिया तो मिल गया था, लेकिन इस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा प्लान चाहिए था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी डकैती भी हो जाए और किसी को उन पर शक भी ना हो। इसलिए दोनों सोचते हैं कि क्यों ना छत के रास्ते से बैंक के अंदर दाखिल हुआ जाए, लेकिन छत पर खुले एरिया के चलते कोई भी देख सकता था
इसलिए ये आइडिया फ्लॉप माना जाता है। उसके बाद दोनों बैंक की दीवारों में सेंध लगाकर अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे भी वो लोगों की नज़रों में आ सकते थे, क्योंकि बैंक जिस एरिया में थी वहाँ लोगों का बसेरा था, चहल पहल से सड़कें गुलजार रहती थी, इसलिए कोई भी एक्टिविटी तुरंत पकड़ में आ सकती थी। और बैंक की दीवारों के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब था तुरंत लोगों की नज़र में आना, इसलिए ये दूसरा आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। अब महिपाल फैसला करता है कि वो ना तो छत के रास्ते जाएंगे और ना ही दीवार में सेंध लगाएंगे, बल्कि वो सुरंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये काम दो लोगों के बस का नहीं था। पंजाब नेशनल बैंक तक पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं था। इन्हें और लोगों की ज़रूरत थी ताकि प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो और सबसे बड़ी बात सक्सेसफुल हो। लेकिन ये बाकी लोग मिलेंगे कहाँ से? तो इसका जवाब था इनका गांव कटवाल, जहां इनके 3 जानने वाले लड़के रहते थे, जो पूरे गांव में बदनाम थे क्योंकि इन्होंने कुछ छोटे मोटे क्राइम कर रखे थे। इसलिए महिपाल और सतीश इन तीनों से बात करते हैं। इनमें पहला सुरेंद्र, जिसे लोग काला या कल्लू कहकर पुकारते थे, ये पेशे से एक लैब टेक्नीशियन था। उसने पानीपत के एक अस्पताल में काम किया था। उसे ही सुरंग खोदने की प्लानिंग में प्रमुख माना गया क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और उसने रेकी करने में मदद की थी। दूसरा था बलराज, जो गांव में खेतीबाड़ी का काम करता था। वो सुरेंद्र का करीबी दोस्त था और फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग था, इसलिए उसे सुरंग खोदने के लिए परफेक्ट माना गया, जिसने अपने काम को बखूबी कर दिखाया। तीसरा था राजेश, जो बेरोजगार था और उसके नाम कई अपराध दर्ज थे, जैसे उस पर पहले से ड्रग तस्करी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे। इसलिए उसे पूरे गांव में एक हिस्ट्री शीटर की नज़र से देखा जाता था और इसे ही गिरोह का सबसे एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल माना गया। जब इन्हें महिपाल ने पैसों का लालच दिया तो ये तुरंत मान गए। महिपाल और सतीश ने इन्हें पूरा प्लान समझाया। साथ ही महिपाल ने सबके सामने एक शर्त भी रखी, जिसमें उसने कहा कि बैंक से जो भी पैसा मिलेगा उसका 50% हिस्सा वो खुद लेगा, जिसकी 2 वजहें थीं। पहली तो ये थी कि ये पूरा प्लान उसी का था, फिर चाहे वो बैंक में डाका डालना हो या सुरंग खोदकर बैंक तक पहुंचना। दूसरी वजह ये थी कि रॉबरी का कनेक्शन उसके घर से जुड़ रहा था। सुरंग बनाने के लिए उसे अपने घर की खुदाई करवानी थी, जिसे बाद में सही करवाने में पैसा खर्च होने वाला था। इसलिए महिपाल ने पूरी रॉबरी का 50% लेने की बात कही और बाकी 50% पर 4 लोगों का हक था, जिनमें शामिल थे सुरेंद्र, महिपाल का साला सतीश, राजेश और बलराज। अब क्योंकि 12 से 13% हिस्सा भी बहुत ज्यादा था और चारों जानते थे कि बैंक में पैसों और जेवर की कोई कमी नहीं थी, इसलिए चारों महिपाल की शर्त मानने को राजी हो गए। सितंबर में प्लानिंग पर काम करना शुरू किया गया। जब भी ये लोग सुरंग खोदने का काम करते तो महिपाल घर की चौकीदारी करता था, ताकि पता चल सके कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। बलराज ने सुरंग खोदने का काम किया क्योंकि वो खेती में एक्सपर्ट था और खुदाई वगैरह का काम अच्छे से जानता था। वहीं मिट्टी निकालने के काम पर सुरेंद्र को रखा गया। बलराज का काम था मिट्टी को कहीं ठिकाने लगाना, क्योंकि घर में रखना सेफ नहीं था और फिर जगह भी कम पड़ रही थी। इसलिए इन लोगों ने प्लान बनाया था कि रोजाना जमीन खोदेंगे और जो भी मिट्टी निकलेगी उसे रोजाना ही कहीं दूर दराज इलाके में फेंक आएंगे। जब भी किसी रॉबरी का प्लान बनता है तो उसमें सबसे बड़ा सर दर्द मिट्टी फेंकना ही होता है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन आप अगर एक जगह मिट्टी फेंकेंगे तो किसी को शक नहीं होगा, लेकिन जब हर रोज बड़ी क्वांटिटी में मिट्टी फेंकी जाएगी तो आसपास के लोगों की नज़र में आ जाएगी, जिससे उन्हें शक हो सकता है। इसलिए इन 5 ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि मिट्टी को एक ही जगह नहीं फेंकना है और ना ही कभी एक साथ फेंकना है, बल्कि इन लोगों ने मिट्टी को छोटे छोटे बैग्स और बोरों में भरा था और उन्हें हर बार अलग अलग जगह पर फेंका जहां इंसानों का बसेरा नहीं था। सुनसान इलाकों में ये मिट्टी फेंकी गई, इसलिए कभी किसी को इन पर शक नहीं हुआ और ये खेल करीब 40 दिनों तक चलता रहा। सतीश ने सुरंग की लंबाई चौड़ाई का सांचा नापा और उसे इस लायक बनाया कि कोई इंसान आराम से आगे बढ़ सके। इस सुरंग की लंबाई लगभग 100 से 125 फीट और चौड़ाई करीब 2.5 फीट थी, जिसे घर के अंदर से बैंक के स्ट्रांग रूम तक खोदा गया था ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। लुटेरों ने इसे इतनी सफाई से खोदा था कि उन्होंने मिट्टी को बाहर नहीं फेंका, बल्कि उसे खाली घर के दूसरे कमरों में ढेर लगा दिया था और फिर उसे बाहर फेंककर कमरों को खाली कर दिया था। इन 5 ने बैंक की अच्छे से रेकी की थी। बैंक और घर के बीच एक पतली सी गली थी। यह सिर्फ गली नहीं थी, बल्कि डकैती का वो पॉइंट था जिसने प्लानिंग को आसान बनाया। इस गली के नीचे से निकलने का फैसला हुआ, जिसके लिए इसकी जमीन को भी खोदा गया। इतना ही नहीं, इस गली में टेलीफोन की वायरिंग और पानी के सप्लाई के पाइप्स भी मौजूद थे और इस जाल से बचकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी था।
हालांकि इनमें से कोई भी इस काम में माहिर नहीं था, ना ही वायर्स वगैरह की जानकारी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इन सब बातों का खास ध्यान रखा, क्योंकि ये सब अच्छे से जानते थे कि अगर गड्ढा खोदने में टेलीफोन वायरिंग और पाइपलाइन सप्लाई को जरा भी नुकसान हुआ तो आम जनता की शिकायत प्रशासन तक जरूर जाएगी और फिर रिपेयर टीम प्रॉब्लम को सॉल्व करने आएगी, और जब जमीन खोदकर देखा जाएगा तो सुरंग के बारे में पता चल जाएगा। इन सब झंझट से बचने के लिए ही इस रॉबर्स ग्रुप ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का खास ध्यान रखा, और खुदाई के काम के लिए इन्होंने रात की बजाय दिन को चुना, क्योंकि रात में सन्नाटा रहता है। ऐसे में अगर खुदाई होगी, शोर होगा, तो आसपास रहने वालों को कभी ना कभी किसी न किसी तरह से ये आवाज़ सुनाई दे सकती थी, जबकि दिन के उजाले में ये इलाका चहल पहल से भरा रहता था कि किसी का भी ध्यान नहीं जाता। गाड़ियों के हॉर्न, ठेले वालों की आवाज़ और लोगों का शोर इस आवाज़ को दबा सकता था। इसलिए ये लोग सुबह सवेरे ही इस घर में आते और सिर्फ 2 से 3 घंटे तक खुदाई का काम करते, ताकि मिट्टी ज्यादा जमा ना हो, वरना उसे ठिकाने लगाने में दिक्कत होगी। ये सिलसिला बदस्तूर तरीके से 40 दिनों तक चला। एक तरफ खुदाई का काम चल रहा था तो दूसरी तरफ महिपाल और सतीश दोनों बैंक की जानकारी भी जुटा रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक बैंक की रेकी की थी। बैंक कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, कितना स्टाफ है, किसके पास क्या काम है और सबसे ज्यादा कैश कब रहता है, ये सब उन्होंने बहुत ही बारीकी से जान लिया था। और पैसों के लेन देन के बहाने दोनों साले बहनोई बैंक के अंदर भी कई बार गए और पता लगाया कि बैंक का लॉकर किस तरफ है और किस तरफ सुरंग का मुंह खोलना है, उस एरिया की घर से कितनी दूरी है और एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है। ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से जान लिया था। इसलिए जब खुदाई हुई और दूसरा छोर निकाला गया तो वो सीधा बैंक के स्ट्रांग रूम में ही निकला। कहा जाता है कि खुदाई का काम 25 अक्टूबर से पहले ही पूरा हो गया था, यानी 40 दिनों में इन्होंने अपने प्लान का रुट तैयार कर लिया था। लेकिन अभी असली खेल बाकी था। दरअसल इन पांचों ने सुरंग के दूसरे छोर को मार्क तो कर लिया था, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं खोला था, क्योंकि वर्क डेज में बैंक के सीनियर ऑफिसर्स हर रोज स्ट्रांग रूम में आते जाते थे। अगर उन्हें जरा भी जमीन उभरी हुई दिखती तो उन्हें शक हो जाता। इसलिए पांचों ने सिर्फ दूसरे छोर को मार्क किया और इंतजार करने लगे कि छुट्टियों में अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाए। और ये मौका भी इन्हें जल्द ही मिल गया, क्योंकि जानकारी जुटाने के दौरान इन्हें अच्छे से पता चल गया था कि बैंक सैटरडे को करीब 4 बजे बंद हो जाती है, फिर अगले दिन यानी संडे को भी बंद रहती है और मंडे को सुबह 9 से 10 बजे के दौरान खुलती है। इस तरह इनके पास पूरे 36 घंटे का टाइम था जिसमें ये बैंक में चोरी की सेंध लगा सकते थे, क्योंकि इस बीच ना तो बैंक में कोई आएगा और ना ही कोई सुरक्षा रहेगी। इस तरह ये बेधड़क होकर अपना काम कर सकते थे। अब प्लान पूरा तैयार था, बस सैटरडे का इंतजार हो रहा था, और ये इंतजार भी जल्द ही खत्म हो गया। 25 अक्टूबर यानी सैटरडे की शाम 4 बजे जब बैंक पर ताला लगा तो महिपाल और सतीश बैंक के पास आए, और जब उन्होंने देखा कि बैंक बंद हो चुकी है और गार्ड्स भी अपने अपने घर को लौट गए हैं, तब इन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद ये दोनों सुरंग वाले घर में गए और दूसरे छोर की खुदाई करना शुरू कर दिया। इस खुदाई के दौरान उन्हें पता चला कि बैंक का फर्श कंक्रीट का नहीं है, बल्कि नॉर्मल सीमेंट और ईंटों का बना हुआ है। इसलिए ये पांचों फर्श को भेदकर आसानी से सीधे लॉकर रूम में दाखिल हो गए, जहां चारों तरफ लॉकर ही लॉकर थे, जिनकी संख्या करीब 350 से 360 थी। और अब ये सारे लॉकर्स इनके कब्जे में थे। लुटेरों ने हर लॉकर को बहुत ही एहतियात और आराम से चेक किया, जिनमें से करीब 7 लॉकर या तो खाली थे या फिर उनमें कागज वगैरह रखे हुए थे। इस चोरी के दौरान इन्हें जरा भी डर नहीं था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी सीसीटीवी कैमरों का ना होना। जी हां, बैंक ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए स्ट्रांग रूम के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया था। इस वजह से वो बिना किसी डर के घंटों वहां काम करते रहे और उन्हें किसी ने नहीं देखा। अगर कैमरे होते तो पुलिस को उन तक पहुंचने और उन्हें पहचानने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती और लुटेरे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाते। खैर, अब कैमरे का डर तो उनके दिलो दिमाग से निकल चुका था, इसलिए उन्होंने हर लॉकर को अच्छे से चेक किया और उन कमजोर लॉकर्स को अपना निशाना बनाया जिन्हें वो आसानी से तोड़कर खोल सकते थे। इन पांचों के पास स्टील काटने वाले औजार और गैस कटर मौजूद थे, जिनकी मदद से इन्होंने लॉकर्स को तोड़ना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ लॉकर इतने मजबूत थे कि वो कई बार वार करने के दौरान भी नहीं टूटे। इसलिए लुटेरों ने उन्हें छोड़ दिया और कमजोर लॉकर को तोड़कर उनके अंदर से पैसे और जेवरात निकाल ली। इस तरह इन पांचों ने करीब 76 से 78 लॉकर्स में
चोरी की सेंध लगाई और अपने साथ लाई गई बोरी में सारा कीमती सामान भर लिया। चोरी का ये खेल करीब 6 घंटे तक चला। इस दौरान इन्होंने करीब 100 करोड़ की चोरी की और फिर बोरी को लेकर सुरंग के रास्ते से अपने घर में पहुंच गए। इस तरह सैटरडे का दिन गुजर जाता है और फिर आता है अगला दिन, यानी 26 अक्टूबर शाम के वक्त। ये पांचों एक सफ़ेद डिज़ायर गाड़ी मंगाते हैं और उसके अंदर लूट का सारा सामान रख लेते हैं और फिर यहाँ से फरार हो जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे से जानते थे कि जब बैंक खुलेगी और लूट की खबर पता चलेगी तो सुरंग पर शक जरूर जाएगा, जिसका कनेक्शन इस घर से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर ये इस घर में रुके तो पुलिस इन्हें ही दबोच लेगी। इसलिए मंडे आने से पहले ही ये संडे की रात घर से भाग निकले और चोरी से जुड़ा हर छोटे से छोटा सामान अपने साथ ले गए, ताकि पुलिस को ऐसा कोई सबूत ना मिले जिससे यह जाहिर हो सके कि लूट का सामान इसी घर में रखा गया था। इन पांचों ने हर छोटी से छोटी चीज का खास ख्याल रखा। सिर्फ यही नहीं, 40 दिनों तक खुदाई करने के दौरान भी इन्होंने फोन का इस्तेमाल नहीं किया, ना तो अपने घर में और ना ही बैंक लॉकर में घुसने के दौरान, क्योंकि ये अच्छे से जानते थे कि अगर पुलिस ने लोकेशन और एक्टिव नंबरों की जांच निकाली तो इनके नंबर शो हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने खुदाई शुरू होने से लेकर बैंक रॉबरी करने तक कभी मोबाइल का यूज नहीं किया। इसलिए पुलिस शुरुआत में ही इन्हें ढूंढ नहीं पाई और पांचों ने आराम से चोरी की और घर लाकर सामान का हिस्सा किया, जिसमें से 50% हिस्सा महिपाल को मिला और बाकी 50 में सतीश, सुरेंद्र, बलराज और राजेश ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। और संडे की रात को सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए और सभी कटवाल से बिलोंग करते थे, इसलिए महिपाल और सतीश को छोड़कर बाकी चारों की मंजिल यही गांव बना। इन पांचों को लग रहा था कि सभी सबूत मिटाने के बाद पुलिस इन तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। इसी घमंड में चूर होकर पांचों आज़ादी से घूम फिर रहे थे। और जब अगली सुबह यानी 27 अक्टूबर को बैंक के दरवाजे खुले और चोरी की भनक लगी तो पूरे हरियाणा में पंजाब नेशनल बैंक रॉबरी का नाम गूंजने लगा। हर अखबार, न्यूज़ चैनल और लोगों की जुबान पर सिर्फ इसी रॉबरी का जिक्र था। जितनी ज्यादा इस रॉबरी की चर्चा हो रही थी उतने ही ज्यादा पांचों खुद पर गर्व कर रहे थे। पुलिस भी हैरान थी कि इतनी सटीकता से, बिना कोई शोर किए, बिना दरवाजा तोड़े, बिना किसी की नजरों में आए रॉबर्स ने कैसे डकैती डाल दी। अपने कारनामे की चर्चा होते देख पांचों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि चोर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि उसकी चर्चा हो, और यही हो भी रहा था। इसलिए इन पांचों में से किसी एक ने इसी घमंड में ऐसी गलती कर दी कि उसकी सजा पांचों को भुगतनी पड़ी। दरअसल एक रॉबर ने गांव में अपने दोस्तों के बीच बड़बोलापन की वजह से सारा राज उगल दिया और कह दिया कि पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी, बस ढूंढती ही रह जाएगी। ये सुन आसपास बैठे लोगों के कान खड़े हो गए और जब उन्होंने उससे पूरा सच जानने की कोशिश की तो उसने खुलकर कह दिया कि ये काम हम लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों के नाम भी बता दिए और शहंशाही में शुरू से लेकर एंड तक की शॉर्ट में कहानी बता दी। दूसरी तरफ जब पुलिस को रॉबर्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर पुलिस ने एक बड़ा इनाम रख दिया, और बस यही लालच इन रॉबर्स की पोल खोलने का सबसे बड़ा हथियार बना, क्योंकि एक लड़के ने पुलिस को पैसों के लालच में रॉबर्स की खबर दे दी और ये वही लड़का था जिसने रॉबर्ट्स के मुंह से पूरी कहानी सुनी थी। उसी ने अपने दोस्त के साथ दगा की और पुलिस को रॉबर्ट्स तक पहुंचने में मदद मिल गई। बाद में पुलिस ने राजेश को भी ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि रॉबरी का खुलासा महज 72 घंटे के अंदर ही हो गया था। अब पुलिस के पास चारों रॉबर्स भी थे और उनका गुनाह भी, लेकिन इंतजार था तो चोरी की रकम और जेवरात मिलने का, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बढ़ रहा था उतना ही बैंक कस्टमर अपने पैसों को लेकर हंगामा मचा रहे थे। उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी रकम वापस चाहिए थी। पुलिस से जितना हो सकता था उन्होंने उतना जेवर और पैसा रिकवर कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लेम करने वाले बहुत लोग थे। ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर किसी फर्जी कस्टमर को रकम दे दी तो रियल कस्टमर घाटे में आ सकता था। इसलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कोर्ट में मामला डाला गया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि जिसका भी सामान लॉकर में रखा था उसे वापस पाने के लिए सामान की रसीद या उससे जुड़ा कोई सबूत पेश करना होगा। इससे सच का सच और झूठ का झूठ हो सकता था। कोर्ट का आदेश मिलते ही सब कस्टमर अपने सामान की रसीद लेकर आए। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों से लगभग 43 किलोग्राम से 45 किलोग्राम सोना और चांदी और करीब 2.65 लाख रुपए नकद बरामद किए थे, और जनवरी 2015 में पुलिस ने बरामद किए गए जेवरात को ग्राहकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए पीड़ितों की एक 11 सदस्यीय समिति बनाई गई थी।
बैंक ने शुरुआत में किसी भी तरह का मुआवजा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बैंकिंग नियमों के अनुसार बैंक लॉकर के अंदर रखे सामान की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं था। लेकिन विक्टिम्स ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लॉकर बचाओ संघर्ष समिति बनाई गई। और फिर कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक की लापरवाही मानते हुए ग्राहकों को हर्जाना देने के निर्देश दिए, लेकिन यह सभी को समान रूप से नहीं मिला। ग्राहकों को वो पूरा पैसा या सोना वापस नहीं मिल सका जो चोरी हुआ था, क्योंकि पुलिस ने जो रिकवरी की वो चोरी की हुई कीमत यानी 100 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी ज्यादा कम थी। कस्टमर का मामला सुलझ गया था, लेकिन मुजरिमों का अभी बाकी था। इस पूरी रॉबरी का मास्टरमाइंड महिपाल तो खुद को सजा दे चुका था, लेकिन बाकी 4 को सजा मिलना बाकी था। इसलिए सोनीपत की अदालत में इनका केस चला और फरवरी 2018 में 4 मुख्य आरोपियों सुरेंद्र उर्फ काला, बलराज, सतीश और राजेश को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यानी ये 2028 तक जेल में सड़ने वाले हैं और उसके बाद एक आज़ाद जिंदगी जी पाएंगे। भले ही ये मामला शांत हो गया हो, लेकिन जब भी सोनीपत में किसी रॉबरी की बात होती है तो पंजाब नेशनल बैंक रॉबरी का जिक्र जरूर होता है, जिसे सोनीपत की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे क्या आपने पहले कभी इस रॉबरी के बारे में सुना था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।